स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथ्स पोर्शन का डिस्कशन। DT1 के अंदर एडवांस का जो आपका क्वेश्चन था, टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम, ये जो है a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1, फिर सिमिलरली d2 एंड सिमिलरली d3। अब कहा जा रहा है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आपका यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन है तो हमारे पास सिचुएशन कैसे क्रिएट हो पाएगी। तो सबसे पहले केस में अगर हम देखें तो हमारे पास कहा गया है कि ए पार्ट जो है ए आई को के लिया गया, डी आई को के स्क्वायर लिया गया। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, देन के इज, के बारे में हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा जो डी आई है वो के स्क्वायर है, तो आपका डेल्टा जो है, डेल्टा आपका नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब ए आई इज इक्वल टू के, मतलब यहाँ पे A1 A2 A3 आपके के हैं, तो यहाँ पे के आएगा। ठीक है, बाकी आपके पास वही टर्म्स होंगी B1 C1 B2 C2 B3 C3 है ना, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। चूंकि यूनिक सोल्यूशन है सो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। ये आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, के आपका जीरो भी नहीं है। ठीक है, के आपका जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर हम d1 कैलकुलेट करें, इसको मान लो डेल्टा x मान लो, बोल देता हूँ ये डेल्टा था आपका, इसको डेल्टा x जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, d1 d2 d3 आ जाएगा। d1 d2 d3 का मतलब हुआ k स्क्वायर, बाकी b1 b2 b3 c1 c2 c3 यूनिक सोल्यूशन है, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे नॉन जीरो है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो या तो नो सोल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब इसमें से अगर मैं k को बाहर निकाल दूं तो डिटर्मिनेंट में इस रो से, मैं इस कॉलम से मैंने k बाहर निकाल लिया, तो बाकी k b1 c1 k b2 c2 और k b3 c3 यही बचेगा, और यही क्या है आपका डेल्टा है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से हम कह सकते हैं x कितना निकल के आएगा, डेल्टा x बाई डेल्टा, मतलब कि k इंटू डेल्टा बाई डेल्टा k के बराबर। तो आपका x जो है उसकी वैल्यू k के बराबर है ना। जब आप निकालने गए मान लो d2, तो d2 में क्या होगा, मतलब डेल्टा y जब निकालने गए तो डेल्टा y में क्या आएगा, देखो यहाँ पे a1 a2 a3 के जो वैल्यूज हैं वो तो k ही रहेंगी, लेकिन जो b1 b2 b3 हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट्स आ जाएंगे, जिनकी वैल्यू क्या थी, k स्क्वायर और साथ में c1 c2 c3। अब आप ये समझ सकते हो कि ये और ये दोनों कॉलम्स आपस में कैसे आ गए, प्रोपोर्शनल आ गए, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी। सिमिलरली डेल्टा जेड की भी वैल्यू जीरो होगी। तो डेल्टा x आपका k है, y की वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा जीरो हो गई, और z की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो आपका x k y जीरो और z जीरो, अल्फा मतलब इसी को कहा गया था k प्लस जीरो को 2 होना था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज k प्लस जीरो इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू ऑब्वियसली आपकी 2 के बराबर आ गई। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया कि a और d दोनों k हैं बट वो नॉन जीरो हैं। a और d दोनों ही k हैं, तो चलिए डेल्टा आपने कह दिया नॉन जीरो है। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, जब आप डेल्टा x निकालोगे तो डेल्टा x में क्या आएगा, अच्छा डेल्टा भी लिख ही लेते हैं एक बार। डेल्टा वैसे क्या दिया हुआ है a के बारे में, ai इज इक्वल टू k। हाँ, तो डेल्टा तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा आपका लिखा है, डेल्टा x से स्टार्ट करते हैं, तो ये k क्योंकि d1 d2 d3 यहाँ पे उठ के आ जाएंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, तो विच इज अगेन k, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये डेल्टा x और डेल्टा बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। डेल्टा y की बात कर लेते हैं, डेल्टा y आपका कितना आएगा, तो डेल्टा y में देखो डेल्टा में से फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे, लेकिन यहां पे क्या आने लगेगा, d1 d2 d3, जो कि क्या है k, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, फिर जीरो हो गई। डेल्टा y जीरो हुआ, इसका मतलब y भी जीरो हो गया, डेल्टा y बाई डेल्टा जीरो। और सिमिलरली जब डेल्टा z निकालोगे तो वो भी जीरो आएगा, क्योंकि वहां पे k
B1 B2 B3 और यहाँ पे फिर से K तो ये भी 0 आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सेम हो गए कॉलम्स, ठीक है। तो Z की वैल्यू भी 0 आएगी। तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, 1 + 0 + 0। सी पार्ट देखते हैं। डी आई आपका K+1 है और ए आई तुम्हारा K के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर से डेल्टा तुम्हारा नॉन जीरो है, डेल्टा एक्स निकालना शुरू किया तो यहाँ पे क्या आएगा के। तो डेल्टा एक्स अपन ने लिखना शुरू किया K+1 और बाकी आपका B1 B2 B3 और C1 C2 C3 है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या केसेस बन सकते हैं, एक तो इसमें ये हो सकता है कि डेल्टा एक्स तुम्हारा, इसमें पहले मैं ब्रेक कर लूँ। तो ब्रेक करने का मतलब क्या है, कॉलम के बेसिस पे हमने दो पार्ट्स कर दिए, ठीक है। एक ये बना लिया और एक और बना दिया 1 1 1 वाला, B1 B2 B3 और यहाँ पे C1 C2 C3, ठीक है। तो ये तो चलो तुम्हारा डेल्टा ही बन गया, लेकिन एक टर्म और क्रिएट हो गई है हमारे पास। डेल्टा वाई का अगर कैलकुलेशन करने गए, ठीक है, डेल्टा वाई में क्या आएगा हमारे पास, A1 A2 A3। तो चलो A1 A2 A3 हमारे पास K और K ही है ना। y की जगह पे आ जाएंगे कोफिशिएंट्स K+1 और यहाँ पे C1 C2 C3, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अगर यहाँ पे देखें तो एक पार्ट ये होगा K C1 C2 C3 और एक और पार्ट होगा K 1 1 1 C1 C2 C3। ये तुम्हारा 0 हो गया क्योंकि दो कॉलम सेम हो गए। एक ये और बचा रह गया, ये डेल्टा वाई आया। फिर डेल्टा जेड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा K आ जाएगा, यहाँ पे B1 B2 B3 आ जाएंगे और यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ओके। तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कितना होगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी के 1 1 1, अच्छा ये भी तो 0 ही लिखा है, के 1 1 1 ये भी 0 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज अगेन 0। अच्छा, जरूरत ही नहीं थी इतना करने की यार, के और K+1 प्रोपोर्शनल थे तो ये तो दोनों 0 ही लिखे हैं, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा के बराबर आएगा। अब इसकी वैल्यू जो है तुम्हारे पास कैसी हो सकती है। अच्छा, एक चीज अपन यहाँ पे मिस कर गए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये भी तो तुम्हारा डेल्टा बाई के ही है भाई। डेल्टा में से अगर इसमें से के को बाहर निकालोगे, ठीक है, के को अगर इसमें से बाहर निकालोगे तो यही बनेगा, है ना। तो ये चीज क्या लिखी हुई है, डेल्टा बाई के। तो डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा प्लस ये कितना है, डेल्टा बाई के डिवाइडेड बाई डेल्टा, सो इट विल गिव यू 1 + 1 अपॉन के। तो कौन से ऑप्शंस होंगे जो 1 + 1 अपॉन के को सेटिस्फाई कर पाए। ऐसी वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकता है जबकि के पॉजिटिव हो। तो 1 + 1 अपॉन के लिए देख लो राइट साइड में क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है, ठीक है। वही ऑप्शंस केवल हो पाएंगे। के कैसा है वो ध्यान रहना चाहिए, के तुम्हारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट आइए देखते हैं मैच द कॉलम 2। यहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, वैल्यू ऑफ cos 24, 36 एंड 84 का प्रोडक्ट सबसे पहले पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 24, 36 और 84, तो ये पार्ट में आपका है cos 24, 36 और 84, ये हमने लिख लिया। 36 के बारे में फिर भी हमें पता होता है, sin 18 और cos 36 की वैल्यूज पता होती हैं। अपन ट्राई करते हैं 24 और
84 को क्लब करने का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाफ कॉस 36 को बाहर रखा और क्लब कर दिया 2 cos 24 cos 84 को। ठीक है, ठीक, तो यहां से क्या टर्म बनेगी, 2 cos a cos b। इसको अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो cos a प्लस b मतलब cos 108 प्लस cos 60 डिग्री और यहाँ पे हाफ cos 36 डिग्री। ठीक है, तो cos 108 का मतलब कितना हो गया, अब इसको अपन लिख सकते हैं क्या, हाफ cos 36 डिग्री। cos 108 मतलब cos 90 प्लस 18 है ना, cos 90 प्लस 18 मतलब माइनस का sin 18 हो गया और प्लस का cos 60, हाफ को बाहर रहने दो। ठीक है, sin 18 भी पता होता है, cos 36 भी पता होता है, एक √5 माइनस 1/4, दूसरा √5 प्लस 1/4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, बल्कि अंदर क्या मल्टीप्लाई करें, यहीं पे सीधा देख लेते हैं। ये है तुम्हारा √5 प्लस 1/4, ये है तुम्हारा हाफ और माइनस आ गया यहाँ से √5 माइनस 1/4। तो मल्टीप्लाई करके अपन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, cos सेकेंड पार्ट मतलब बी पार्ट जो है, cos 2π/17, 4π/17, 8 और 16, cos 2π/17, cos 4π/17, cos 8π/17 और cos 16π/17, इनको क्लब करना है। ठीक है, तो cos में देख सकते हो यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 8 × 2 16 हो गया, हर बार ट्वाइस हो जा रहा है। तो क्या सीरीज यूज करते हैं, साइन वाला जो था कि साइन के 2π/17 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसको, मतलब यहाँ पे मैंने कह दिया एक तरीके से साइन 2π/17 से मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा मिलके साइन 2 थीटा, मतलब साइन 4π/17 बनेगा और इसके साथ मिलकर के साइन 4π/17 और cos 4π/17 मिलकर के साइन 8π/17, अगेन इसके साथ क्लब होकर के साइन 8 cos 8 मिलकर के कितना बनाएंगे, साइन 16π/17 और उसके बाद ये क्लब होकर के क्या बनाएगा, साइन 32π/17, साइन 32π/17 है ना। हर बार क्या होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार, 4 टाइम्स, तो 1/2 की पावर 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 2π/17। आपको कई लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इस वाले, है ना। तो यहाँ से आपके पास 1/16 तो इधर आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2π माइनस 2π/17 है ना, तो 1/16 अलग कर दिया, साइन 2π माइनस 2π/17 डिवाइडेड बाई साइन 2π/17। ठीक है, तो ये आपका -1 के बराबर हो जाएगा, है ना, तो आंसर आ जाएगा -1/16, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सी पार्ट में देखिए क्या दिया गया है, सी पार्ट है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/5 गिवन है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू π/2, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अच्छा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को अगर हम प्रोसेस कर दें सीडी फॉर्मूला लगा के, तो क्या बनाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना। अब तुम्हारे पास दिया क्या गया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें गिवन है π/5, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर सिंपली π/5 रख दिया हमने, तो ये बना लेगा क्या, 2 साइन π/10 और इनटू कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी थी ना अपने को, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाए। अगर अल्फा बीटा बराबर हो गया तो cos 0 मतलब 1 बन जाएगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों अगर हम π/10 रख दें तो सम उसका π/5 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस आपका अल्फा माइनस बीटा बाई 2 0, मतलब cos 0 1 के बराबर हो गया। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो वो कब होगा, जबकि ये वैल्यू तुम्हारी 1 हो जाए, मतलब कि अल्फा इक्वल टू बीटा के सिनेरियो में आपका मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा 2 साइन π/10।
डी पार्ट देखिए, cot पाई बाई 12, cot पाई बाई 8 माइनस tan पाई बाई 8। ठीक है, तो ये तो सारी वैल्यूज आपको cot पाई बाई 12, tan 15, cot 15 पता होता है। tan 15 कितना होता था 2 माइनस रूट 3, तो cot 15 कितना हो जाएगा, cot 15 डिग्री, उसका रेसिप्रोकल 2 प्लस रूट 3, है ना। cot पाई बाई 8, tan पाई बाई 8। अब अगर आपको नहीं याद है तो ये इससे भी कर सकते हो, cot थीटा माइनस tan थीटा जैसी टर्म लिखी हुई है, जहाँ थीटा आपका पाई बाई 8 है ना, यही लिखा हुआ है बाकी। तो इसको अगर हम क्लब करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos बाई साइन माइनस साइन बाई cos, एलसीएम लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा cos थीटा, तो ये बना लेगा ऊपर cos 2 थीटा, नीचे बना लेगा ये साइन 2 थीटा बाई 2, ऐसा। थीटा की जगह पाई बाई 8 रख दीजिए, तो ये बना ले, खैर ये तो यही हो गया ना 2 cot 2 थीटा डायरेक्टली, ठीक है, 2 cot 2 थीटा। थीटा आपका पाई बाई 8 था, तो ये लिखा हुआ है 2 cot पाई बाई 4, ठीक है। तो ये आपके पास cot 15 है और यहाँ से 2 cot पाई बाई 4, दोनों का एडिशन आपको कर लेना है बस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास जो तीन मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशंस क्या क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 1, एक है आपका 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, और x माइनस 2y प्लस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ये आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो मतलब कि यहाँ पे इसका अगर आप निकालते हो d निकालो, d1 निकालो, मतलब इससे भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को ऐड कर दोगे तो सेकंड वाली ही इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, सेकंड वाला वैसे ही मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली ये हमारे पास दो ही इक्वेशंस दी हुई हैं, और अगर वैसे आपको करना है सही तरीके से क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, तो क्रैमर्स रूल से भी आप निकाल के देख सकते हो कि इसका डेल्टा निकालोगे, d1 निकालोगे, d2 निकालोगे, डेल्टा 3 निकालोगे, सारी ही वैल्यूज जीरो के बराबर आएंगी। जैसे डेल्टा अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट्स 1 2 1, y के कोफिशिएंट 1 माइनस 1 माइनस 2, z के कोफिशिएंट माइनस 2 माइनस 1 1, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। डेल्टा 1 निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। डेल्टा 1 में क्या होगा, यहाँ माइनस 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 1, ठीक है। x के कोफिशिएंट्स की जगह पे ये कांस्टेंट चले गए और बाकी एज इट इज रह गया, तो ये भी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही आप डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी निकाल के देख सकते हो, वो भी आपका कितना आएगा, जीरो के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा सब जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस बन सकता है ना, या तो नो सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट होगा। कितना होगा कैसे पता करेंगे, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक को, सपोज z को मैंने k रख दिया, तो k रखा अगर तो आएगा क्या, x प्लस वाई माइनस 2k, बल्कि इसको मैं इधर ही भेज देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2k माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्या आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस k। और तीसरी इक्वेशन क्या होगी, तीसरी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस k। अब अगर इसको सॉल्व करने जाए हम, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, y कट गया, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3k, तो x इज इक्वल टू k। अगर x को k रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस 1। अब आप देखो ये वाला जो x और y आ रहा है, क्या वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो देख सकते हो इसको इनपुट किया तो x की जगह k माइनस 2k प्लस 2, मतलब कितना आ जाएगा, 2 माइनस k आ जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से जो हमारे पास x y की वैल्यूज आई, वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। चूंकि थर्ड को कर रही हैं इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, अगर नहीं करती तो हमारा जीरो सोल्यूशन आ जाता। मतलब कि आपके पास ट्रिपलेट क्या बनेगा, x की जगह k, y की जगह k माइनस 1 और z की जगह k, है ना। तो आपके पास जो सोल्यूशन है, क्या करना है आपको, बस ये आपका x नॉट है, ये आपका y नॉट है और ये आपका z नॉट है, वैल्यू रख करके निकाल लो कि रिजल्ट कितना आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, B आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अच्छा,
ए इज इक्वल टू आई प्लस बी, आई माइनस बी माइनस आई। अच्छा, ये बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो पता होता है अपने को बी ट्रांसपोज कितना आएगा। खैर पहले अपन ये लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई प्लस बी इंटू आई माइनस बी का इनवर्स। ठीक है, आई प्लस बी इंटू आई माइनस बी का इनवर्स, ऐसा है। ठीक है, अच्छा बी ट्रांसपोज के बारे में हमें पता है कि ये माइनस बी के बराबर हो पाएगा क्योंकि इसको सिमेट्रिक दिया हुआ है। अच्छा, ऑर्डर कुछ है क्या, 3 क्रॉस 3 का है तो डिटर्मिनेंट बी भी कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये इतना क्लियर है। ओके, अब देखते हैं अपन आगे और क्या दिया हुआ है। आई प्लस बी और आई माइनस बी का इनवर्स। ठीक है, खैर तो यहां पे देखो, चूंकि b हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, b ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर था, तो इवन i प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करोगे तो किसके बराबर आएगा, i ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। i ट्रांसपोज तो i ही रहता है, b ट्रांसपोज को अपन लिख देते हैं माइनस b। ठीक है, तो i प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इसके बराबर है ना। तो इस अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस बी और डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस बी का ट्रांसपोज ये तो बराबर ही होंगे ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होता है भाई। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसकी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर ही होता है। तो यहाँ पे i प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है आपका, i माइनस बी है इस केस में, मतलब ये और ये क्वांटिटीज बराबर है। ठीक है, क्या अपन ने क्या कहा कि i प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, i माइनस बी। तो ये दोनों बराबर रहने वाले थे, लेकिन ये i माइनस बी हो गया, तो ये दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। अब यहां से आप क्या देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस बी। लिख सकता हूं मैं, डिटर्मिनेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बस, है ना भाई। p इंटू क्यू है तो डिटर्मिनेंट p इंटू डिटर्मिनेंट q। अब यहाँ ये इनवर्स लगा हुआ था तो उसका रेसिप्रोकल हमने डिटर्मिनेंट में नीचे डाल दिया। तो अब यहाँ से देख सकते हो आप कि a प्लस आई प्लस बी और i माइनस बी का डिटर्मिनेंट बराबर था, मतलब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट a अगर 1 हो गया तो फिर आपके पास ये जितने भी टर्म्स लिखे गए हैं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एन स्क्वायर a का डिटर्मिनेंट चाहिए आपको। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर, ओके, और एक है आपका 6 एडजॉइंट a। तो अब सबकी वैल्यूज बस निकालनी है आपको, तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू आगे रख देना है कि भाई एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ओवर a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो खैर यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट a आपका 1 के बराबर है, n आपका 3 है तो 3 माइनस 1 मतलब यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा। n ये वो है फॉर्मूले में जो यूज करते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के जब डिटर्मिनेंट की बात करोगे आप, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ओवर ए का n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी कितना होगा, 1 की पावर में 2 का स्क्वायर 1 की पावर 4, है ना, विच इज अगेन 1। ठीक है, पहले ऊपर वाला सॉल्व होगा, ये 2 स्क्वायर पहले सॉल्व होगा फिर 1 की पावर में आएगा, तो ये भी खैर 1 के बराबर ही होगा। और तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k क्या होता है, k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a, n यहाँ पे 3 है, थर्ड ऑर्डर की है मैट्रिक्स, तो k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लो और देख लो कि n के लिए क्या सॉल्यूशंस मिल पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या सीन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 में आपसे कहा जा रहा है cos 24 डिवाइडेड बाई 2 tan 33 sin स्क्वायर 57, 2 tan 33 sin स्क्वायर 57, ठीक है, प्लस है साथ में sin 162 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 18
साइन 18 माइनस कॉस 18 tan 9 और प्लस का कॉस 162 डिग्री। ठीक है, देखते हैं क्या करके। tan 33 को क्या लिख सकते हैं, साइन 33 बाई कॉस 33, है ना। तो cos 24 को एज इट इज रहने दिया, इसको लिख दिया मैंने 2 sin 33 डिवाइडेड बाई cos 33। साइन स्क्वायर 57 को cos स्क्वायर 33 लिखा जा सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, इसको यूज कर रहे हैं। तो साइन 57 की जगह हमने cos 33 लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, प्लस यहां पे आए साइन 162 एज इट इज रहने दिया डिवाइडेड बाई साइन 18, चलो रहने दो, माइनस का cos 18, ये भी ठीक है। tan 9 का मतलब है साइन 9 बाई cos 9 और प्लस 1 cos 162 जो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो cos 33 ने एक cos 33 को मार दिया, इसने इसको साफ कर दिया, तो ऊपर बचा cos 24, डिनोमिनेटर में क्या आया 2 sin थीटा cos थीटा विच इज sin 66 डिग्री, राइट। प्लस यहाँ पे sin 162 एलसीएम नीचे ले लिया तो cos 9 ऊपर निकल जाएगा, डिवीजन में क्या आएगा sin 18 इंटू cos 9 माइनस cos 18 इंटू sin 9 प्लस cos 1। अब ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे sin 66 को अपन क्या लिख सकते हैं cos 24, है ना। अगेन cos 90 माइनस थीटा लगा दे तो ये दोनों बराबर ही है, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखो sin 162 cos 9 रहने दिया, डिवीजन में क्या आएगा sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो ये sin 18 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, sin 18 माइनस 9 मतलब sin 9 डिग्री, और प्लस का यहाँ लिखा हुआ है cos 162। फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो sin 162 cos 9 प्लस cos 162 sin 9 डिवाइडेड बाई sin 9। sin a cos b plus cos a sin b, this will give you 162 plus 9 डिवाइडेड बाई sin 9। तो ऊपर sin 171 आ गया, नीचे sin 9 आ गया। ठीक है, ऊपर 171 को लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस 9 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 9 डिग्री, ये कैंसिल आउट होके 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट देखिए आप, साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर आप एलसीएम ले लो सबसे पहले, तो आपके पास बनेगा क्या, साइन 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो अगर ठीक है वही कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा। अब यहां से देखो क्या बन सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म आएगी, साइन थीटा, ओके ठीक है। यहां से क्लब करते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब इंटू कॉस प्लस कॉस क्यूब माइनस कॉस क्यूब इंटू साइन इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस साइन माइनस कॉस प्लस साइन इंटू कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा को एक साथ रखा, माइनस का ये दोनों टर्म एक साथ ले लेते हैं, तो साइन इंटू कॉस बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस साइन माइनस कॉस प्लस साइन इंटू कॉस। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या लिख सकते हो, साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, माइनस साइन इंटू कॉस, ये तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का साइन प्लस का कॉस माइनस का साइन कॉस, माइनस का साइन कॉस माइनस के साइन कॉस से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ पे साइन प्लस कॉस है, ये है आपका 1 माइनस साइन कॉस, और इधर है आपका -1 प्लस साइन प्लस कॉस। यही इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। ठीक है,
तो अपन इसको एक बार को देखते हैं। साइन प्लस कॉस को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है -1 प्लस साइन प्लस कॉस। तो ये भी इससे साफ हो गया। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, ये माइनस माइनस भी कट गए, तो बचा आपके पास साइन, ये 2 थीटा बोल सकता हूँ बाई 2, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 2 को भी इधर भेज दिया मैंने, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब आप देखो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये 2 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये 2 तो नहीं हो सकता ना भाई, ये मैक्सिमम √2 जाएगा, ये 1 जाएगा, तो दोनों मिलके मैक्सिमम कितना बना पाएंगे, √2 बना पाएंगे। 2 तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं, इसका मतलब कि इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लॉग से रिलेटेड है, लॉग एक्स, लॉग, अच्छा बेस जेड है सब में ही। ओके ठीक है, तो चलो पहले तो बेस जेड है, इसको अपन ऐसे लिखते जाते हैं एक एक करके। पहली टर्म को लिख सकता हूं मैं log x बाई log z का होल स्क्वायर, प्लस दूसरी टर्म log y बाई log z का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसको भी चाहो तो लिख सकते हो log z बाई log z का होल स्क्वायर, वैसे ही लिख देता हूं मैं, है ना, इसको log z बाई log z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, log x log y, log x log y डिवाइडेड बाई log z का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, log x बाई log z इंटू log y बाई log z। फिर नेक्स्ट है आपका log y बाई z, तो इसको भी मैंने लिख दिया log y बाई log z, और फिर log z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो log z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस log x बाई z, log x बाई log z, फिर से वही काम, log z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो देख सकते हो log z का स्क्वायर इधर भी, log z का स्क्वायर इधर भी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा बचेगा, अगर मैं log x को एक तरीके से a बोल दूं, log x मेरा a है, log y मेरा b है, और log z मेरा c है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इधर लिखा होगा ab प्लस bc प्लस ca, यही है ना। सो दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab। अब ये आपको पता है कि ये कब होता है, यहाँ हाफ बाहर, a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 होगा, मतलब तीनों स्क्वायर्स a इक्वल टू b इक्वल टू c, सारे टर्म्स बराबर होने चाहिए, मतलब कि आपका log x या फिर log y या फिर log z तीनों ही आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब x y और z तीनों को बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, x रेज टू पावर log 13 बेस 7 प्लस, नेक्स्ट है आपके पास 13 रेज टू पावर log 17 बेस 11 इंटू log x बेस 7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 17 रेज टू पावर log 11 13 इंटू log x बेस 7। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको प्रोसेस करके देखते हैं। पहले x log यहाँ 7 13 है, अच्छा, और इसमें अगर देखें हम तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 11 17, भाई a की पावर m इंटू n लिखा था, तो अपन ट्राई कर रहे हैं कि a की पावर m की पावर में n लगा दें। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे भी सेम काम कर सकते हैं, 17 रेज टू पावर log 11 13 की पावर में log x बेस 7 लगा दिया ऐसे, a की पावर mn तो a की पावर m रेज टू पावर n लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये देख सकते हो कि ये 17 और 13 पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, 17 और 13
ओके, तो अब 17 और 13 पोजीशन से इंटरचेंज कर सकते हैं, बट उससे कुछ बनेगा क्या? अगर अपन इसको अंदर कर लें, x की पावर log 7 13 चाहिए ना अपने को। एक काम करते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं ना, इसको अंदर भेज दो, log x बेस 7 और यहाँ पे लगा दो log 17 11, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करें, 13 रेज टू पावर, हाँ इसको भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 17 13 चेंज कर दो, log 11 17 यहाँ आ जाएगा और log x बेस 7 यहाँ चला आएगा, ठीक है। फिर इसको एक बार और प्रोसेस कर लो, इस भाई m n, या फिर इसको इधर कर दें, इसको बाहर कर दें, तो 13 की पावर में log 7x log 17 11, यही है। अब हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर में log 13 बेस 7 प्लस यहाँ पे मैंने 13 और x की पोजीशंस इंटरचेंज कर दी, तो x की पावर में log 7 13 की पावर में log 17 11, ठीक है। और यहाँ पे भी x और 13 ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, दिस विल आल्सो क्रिएट x रेज टू पावर log 7 13, ठीक, और बाहर में log 17 11, ठीक है। तो x की पावर log 7 13 की पावर में log 17 11, तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन है, ये 2a लिखा हुआ है और ये a लिखा हुआ है, ऐसा ही है। तो एक बार इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x की पावर में log 13 7 इज इक्वल टू, इधर बचेगा x की पावर में log 13 बेस 7, ठीक है भाई, 2 ऑफ अल्फा माइनस अल्फा, ऐसा ही है ना। तो बचेगा हमारे पास ये एक बार बचा रह जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आपके पास एक तरीके से ऐसा हो गया कि ये अगर मैं बोल दूं इसको कि ये अल्फा लिखा है, तो ये लिखा हुआ है अल्फा की पावर समथिंग log 11 17, ऐसा। तो इसका मतलब अल्फा को क्या होना पड़ेगा, अल्फा या तो आपका 1 हो जाए या तो अल्फा आपका 0 हो जाए, है ना। तो अल्फा मतलब ये टर्म थी, है ना, हमें 1, ये आपके 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया है, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, पूछा आपसे क्या है, a स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ, a स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर माइनस एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट b, ये बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है हमें, इसमें डिटर्मिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट b डिटर्मिनेंट, ये भी मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट, मतलब एक मैट्रिक्स ही बनेगी ना, एक स्केलर इनटू मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। वैसे भी ऑप्शंस भी आपको वैसे ही दे रखे हैं। तो अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 5 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 25a स्क्वायर, भाई डिटर्मिनेंट ए अगर 5 है तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर मतलब 25 माइनस का एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी, ये आपको कैलकुलेट करना था। और गिवन है हमारा ए इनवर्स बी स्क्वायर प्लस ए बी नल मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, ए इनवर्स बी स्क्वायर प्लस ए बी आपका नल मैट्रिक्स है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी, इसकी बात अगर हम करें तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट बी को बी के टर्म्स में कैसे ले आ पाएंगे, उसके लिए एक बात देख लेते हैं। तो ये मैंने आप सभी को बताया था कि एडजॉइंट से कभी भी दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ बी को अपन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने बी की जगह एडजॉइंट बी अब पुट कर दिया, यहाँ पे एडजॉइंट बी पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी एडजॉइंट बी आ जाएगा,
और आ जाएगा एडजॉइंट बी का इनवर्स। ठीक है, एडजॉइंट बी की वैल्यू कितनी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो एडजॉइंट बी कितना होगा, डिटर्मिनेंट बी की पावर में n-1, और इसको फिर से मैंने लिख लिया डिटर्मिनेंट बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बी कितना है, डिटर्मिनेंट बी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन है क्या, डिटर्मिनेंट बी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। बी के बारे में हमें कुछ पता है, किस ऑर्डर का है, 3 का है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बी का यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, n की वैल्यू 3। यहाँ पे क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बी इंटू बी इनवर्स का इनवर्स। तो ये एक कैसा है, स्केलर है ना k, एक मैट्रिक्स है A, तो k का इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स बाई k, तो B इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा मतलब B बाई k मतलब डिटर्मिनेंट B। दिस विल गिव यू डिटर्मिनेंट B इंटू B। तो एडजॉइंट ऑफ B किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट B इंटू B के बराबर है। तो सबसे पहले ये हमारा सिंप्लीफाई होकर के आया डिटर्मिनेंट B इंटू B। तो हमने कहा था एडजॉइंट से अगर दिक्कत है तो एडजॉइंट को इनवर्स के टर्म्स में बदल करके लिखना सीख लो। तो एडजॉइंट B को ऐसा लिखा, एडजॉइंट B प्लेस कर दिया हमने, B की जगह पे एडजॉइंट B पुट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनाया। फिर से एडजॉइंट B को हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट B इंटू B इनवर्स। ये तो चलो स्केलर था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे K इंटू A का इनवर्स निकालना था, तो A इनवर्स मतलब B इनवर्स का इनवर्स B हो गया डिवाइडेड बाई K। तो ये हमें कैलकुलेशन करनी है 25A स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट B इंटू B। ओके, अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल करके आएगी, डिटर्मिनेंट A तुम्हारा नॉन जीरो है, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट तो करता है ना। अच्छा, अब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो और क्या क्या चीजें यहां से बना सकते हैं अपन। A इनवर्स B स्क्वायर है और प्लस AB है, ये आपका नल मैट्रिक्स के बराबर है। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास, AB आर नल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट A, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि A इनवर्स, अच्छा नॉन सिंगुलर है तो B भी नॉन सिंगुलर है ना, B भी नॉन सिंगुलर है मतलब B इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो B अगर इसको B इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें, अब ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस से या फिर कह लो थोड़ा तुक्के मार के ही आती है। B इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो B इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, A इनवर्स और ये दोनों मिलके B हो जाएंगे, प्लस यहाँ A बचा रहेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अब फिर आप अगर A से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, A से प्री मल्टीप्लाई, तो AA इनवर्स B प्लस AA इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव यू B प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि B आपका क्या है, माइनस A स्क्वायर है। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, B की जगह माइनस A स्क्वायर रखते हैं, और डिटर्मिनेंट B कितना होगा, डिटर्मिनेंट B होगा आपका माइनस A स्क्वायर के डिटर्मिनेंट के बराबर। A स्क्वायर का डिटर्मिनेंट देखो, ये स्केलर है ना, -1 की पावर कितनी निकलेगी, 3। Ka का डिटर्मिनेंट कितना होता है, K की पावर n, तो -1 की पावर 3, और डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू माइनस का 25। तो डिटर्मिनेंट B की जगह -25 रख दिया, तो ये प्लस 25 B आ गया, B की वैल्यू माइनस A स्क्वायर विच विल गिव यू 0। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इस पे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 6 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 6 माइनस 2A रेज टू पावर 4B प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू, वही सारा डेटा है। तो अपन ने ये रख दिया A स्क्वायर इक्वल टू माइनस B। ठीक है, तो या फिर B को ही रख देते हैं माइनस A स्क्वायर। तो A की पावर 6 माइनस 2A की पावर 4, B की जगह रख दिया माइनस का A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और B की जगह फिर से रख दिया माइनस का A स्क्वायर का, ये कैलकुलेट करना। तो यहाँ से देखो A की पावर 6 प्लस हो गया 2A की पावर 6, ठीक है,
a की पावर 6 और यहाँ से प्लस 2a की पावर 6 और यहाँ से आपका फिर से एक टर्म बन जाएगा प्लस a की पावर में 6, ये आ जाएगा। सो दिस विल गिव यू 4a रेज टू पावर 6। तो 4a रेज टू पावर 6 का डिटरमिनेंट निकालना है। तो अगेन स्केलर है, ये मैट्रिक्स है, इस के बी का डिटरमिनेंट एक तरीके से, तो k की पावर n बाहर निकलेगा तो 4 क्यूब और a 6, तो 4 क्यूब इंटू 5 की पावर 6, दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है p डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ओके, फिर मतलब बेसिकली आपको क्या करना है कि थर्ड वाले को तो आपको r के लिए आपको सिंप्लीफाई करना है और बाकी दो सोल्यूशंस निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 में देखते हैं। 11th में r की वैल्यू कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। r इज इक्वल टू कितना है, 343 की पावर में मैं लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे 7 और 3 विल इंटरचेंज देयर पोजीशन, है ना। फिर 5 की पावर में क्या है, अंडर रूट लॉग 2 बेस 5 माइनस 2 रेज टू पावर अंडर रूट लॉग 5 बेस 2, ठीक है। और इनटू आपके पास लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर log 2 5 माइनस 7 रेज टू पावर log 2 7, ठीक है। तो ये सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। 3 और 343 पोजीशन से इंटरचेंज करेंगे, प्लस इस 5 को क्या लिख सकते हो, 2 log 2 5, ये लिख सकता हूं मैं 5 को सिर्फ, और इसको एज इट इज रहने दिया log 2 बेस 5, माइनस इसको अभी एज इट इज रहने दिया, ठीक है। ऐसा इक्वेशन हमने FOM 1 में किया हुआ है मैच द कॉलम में। यहां पे देखें तो 5 log 2 2 माइनस 7 और 2 पोजीशंस इंटरचेंज करेंगे तो 2 log 7 7, ये बन जाएगा। तो 3 रेज टू पावर 3 मतलब 27 प्लस यहां देखो क्या आएगा, ये अगर t लिखा है तो ये 1/t है ना, log 5 बेस 2 log 2 बेस 5, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट log 2 5 बन जाएगा कि नहीं। ये t है, ये कितना है, अंडर रूट 1/t है, तो t और अंडर रूट 1/t का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बनेगा भाई, a की पावर m और ये है n, तो m इंटू n होगा। m है तुम्हारा t और ये है अंडर रूट 1/t, ठीक है, t और ये है अंडर रूट 1/t, तो ये अंडर रूट t आ जाएगा। माइनस का यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टर्म, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाकी यहां से कितना बना, 5 माइनस 2 मतलब कि 3 के बराबर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 81, ठीक है। तो दिस विल गिव यू 27 इंटू 3 81, ये r आ गया। अब p के लिए देख लेते हैं और q के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट p का देखते हैं। p में क्या है, p में है तुम्हारे पास log, दोनों का बेस सेम है, इसको एज इट इज साथ में क्लब किया, 10x स्क्वायर बाई 100x इज इक्वल टू 1, ये लिख सकता हूँ। log m माइनस log n था तो log m बाई n लिख दिया, तो यहां से बन जाएगा 10x स्क्वायर बाई 100x इज इक्वल टू 10, ओके। तो यहां से फिर x ऊपर बचा और नीचे बचा आपका, मतलब इधर सीधा कर देता हूं मैं, x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100 यहाँ पे तुम्हारे पास बन रहा है, और कुछ बन सकता है क्या, और तो 0 के चांसेस हैं, बट 0 तो आने से रहा, 0 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन अगर देखा जाए तो x इक्वल टू 100 ही होगा, ठीक है। q की बात कर लेते हैं। q है तुम्हारा इक्वेशन log में log 6 log 3, ओके। तो ये तुम्हारा log बेस में 6 log 3 अंडर रूट जो भी है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब बाहर वाला log हटाओगे तो ये वाला log हटाया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। और जब ये log हटाओगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ओवर x प्लस 3 प्लस अंडर रूट x इज इक्वल टू 3 की पावर 1 मतलब 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, तो इधर से स्क्वायर करके फायदा नहीं है, पहले इसको इधर भेजो और फिर स्क्वायर करो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर x प्लस 3, इसका स्क्वायर 9 प्लस x माइनस 6 रूट x, तो x x कट गया, बाकी बचा तुम्हारा माइनस 6 इज इक्वल टू इतना, तो रूट x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो x इक्वल टू 1 को ओरिजिनल इक्वेशन में अगेन रख करके तुम्हें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि x इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 14 मतलब m है आपका और कहा जा रहा है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। रियल रूट्स चूंकि कह दिया है तो थोड़ी सी और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। हालांकि अगर सिर्फ मतलब रूट्स कहता तो रूट्स कहने के पे हमें सीधा पता था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ट्रेस ऑफ एम जो है वो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स आपका पक्का कितना आने वाला है, 3 ही आने वाला है। ये अलग बात है उसमें कुछ इमेजिनरी हो जाए कुछ रियल हो जाए, वो तो हमें इक्वेशन निकाल के देखना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन आप बिल्कुल सही कह सकते हो कि सम ऑफ रूट्स आपका 3 होगा ही होगा, क्योंकि ट्रेस ही सम ऑफ रूट्स बनाता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर होगी। इतना दोनों चीजें हमें पता है, लेकिन चूंकि इसने ये भी बोल दिया कि हमारे पास रियल नॉन रियल रूट्स वाली बात है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे इक्वेशन भी निकाल करके देखना पड़ेगा कि हमारी इक्वेशन एक्चुअली क्या आ रही है। तो इसने कहा m माइनस एक्स आई, यही होता था वहां पे a माइनस लेमडा आई, सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो m माइनस एक्स आई जब निकालोगे तो क्या आएगा, यहां पे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर लेमडा का क्यूब है 0 हो जाएगा है ना, और फिर 0 यहां पे 1 माइनस एक्स अगेन, और दिस इज म्यू क्यूब एंड देन गामा क्यूब, लेमडा क्यूब, म्यू क्यूब और गामा क्यूब। तो ठीक है, गामा क्यूब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स। तो अगर आप ओपन करते हो तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स साथ में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का लेमडा क्यूब, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया, माइनस का म्यू क्यूब और गामा क्यूब। तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लेमडा म्यू गामा का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस एक्स आई इसके बराबर आ रहा है, इसके इक्वल टू 0 करना था हमें। तो देख लो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस लेमडा म्यू गामा का होल क्यूब। ठीक है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अब चाहो तो यहीं से देख लो, वैसे तो देखें तो 1 माइनस एक्स लेमडा म्यू गामा के बारे में कुछ और भी दिया है क्या, नहीं, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना है ना, तो x की वैल्यू हो गई 1 प्लस लेमडा म्यू गामा। बाकी जो दो आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको एक्सपेंड करके निकाल सकते हो। इक्वेशन ये है, ये नहीं कि ये इक्वेशन मान लिया हमने, ठीक है, इक्वेशन यहाँ से है। तो इसमें जो 2 रूट्स बाकी आएंगे वो इमेजिनरी आ जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि अगर मान लो x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 लिखा है तो एक रूट तो रियल आएगा, बाकी दोनों कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं ना। बताया था कि जैसे यहाँ पे अगर 1 है तो x माइनस 1 इज नॉट ओनली 1, और भी रूट्स इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि a क्यूब इक्वल टू मान लो 8 था, तो a क्यूब इक्वल टू 8 के सोल्यूशंस क्या होंगे, a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a, ये हो जाएगा ना। यहाँ से इमेजिनरी रूट्स आएंगे और यहाँ से रियल रूट आएगा। तो रियल रूट के लिए हमने ये दोनों चीजें करी हैं बस। इमेजिनरी रूट्स तुम्हारे इस क्यूबिक इक्वेशन में अपीयर होंगे, मतलब वो इक्वेशन जो बनेगी उसमें इमेजिनरी और रियल दोनों इक्वेशन रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा जा रहा है। 14 में a दिया हुआ है और a की पावर x इक्वल टू 0 है, तो हमें x के बारे में कमेंट करना है। निलपोटेंट मैट्रिक्स बताई थी कि a का पावर करते गए पहली बार जब 0 मिलेगा तो उसके बाद आगे के तो सब 0 ही आएंगे। तो निकालना शुरू करो। तो यहाँ पे अगर तुम a स्क्वायर निकालते हो, a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 113 526 -2 -1 -3 को इसी से मल्टीप्लाई किया तो 113 526 -2 -1 -3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 प्लस 5 6 और -0 के बराबर, फिर 1 इंटू 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहे हैं, 1 इंटू 1 और यहाँ 3 -3 0 के बराबर, 1 इंटू 3 6 9 -9 0 के बराबर है। तो a की पावर a स्क्वायर ही 0 हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू n लेस देन 20
ये हमारा इतना है, तो ए स्क्वायर मतलब 113 1 इंटू 5 1 इंटू 1 1 इंटू 5 3 इंटू -2 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 6 और -9। फिर यहाँ से क्या आएगा 5 इंटू 1 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं तो 5 इंटू 1 5 5 प्लस 10 5 प्लस 10 15 और -2 3 के बराबर। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा क्या बनाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 9 हो गया और -6 फिर से 3 आ जाएगा। 5 इंटू 3 15 15 और 12 27 5 इंटू 3 15 15 12 27 27 और -18 मतलब 9। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 1 -2 -2 -5 -7 प्लस 6 -1। फिर -2 -2 -4 और प्लस 3 -1 -6 -12 हो गया और यहाँ आ गया तुम्हारा -3 मतलब, ठीक है। ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं आई है। ए क्यूब का मतलब क्या होगा, तो इसमें फिर से मल्टीप्लाई करो ए क्यूब, तो यहाँ पे 0 0 0 3 3 9 -1 -1 3 -3, ठीक है। इसको फिर से हमने ए से मल्टीप्लाई किया, ए वॉज 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, ये मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 0 हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ भी 0 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 1 3 इंटू 5 -18 3 इंटू 1 3 6 9 0, तो यहाँ पे आपका सब 0 बन जा रहा है। तो ए क्यूब आपका 0 आ रहा है, मतलब ए क्यूब अगर 0 हो गया तो A4 A5 सब 0 ही आएंगे, A20 तक 0 ही आएगा। 20 तक जाना है या नहीं जाना है वो एक बार देख लेते हैं। तो x के बारे में आपसे क्या कहा गया है कि x बिलोंग्स टू n लेस देन 20, तो a की पावर 19 तक आपको 0 मिलेगा। तो x कैन टेक, x विल बी 3 4 5 है ना, अप टू 19, ये सारी वैल्यूज x लेगा, ठीक है। अब x की वैल्यूज निकालनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आप देख सकते हो आसानी से। नंबर 15 में आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्री से cot थीटा प्लस tan थीटा आपका x है ना, तो cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, यही है ना, इज इक्वल टू x। एलसीएम लिया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू x साइन cos, मतलब x साइन cos की वैल्यू 1 के बराबर है, ये ऑप्शन आपका पक्का करेक्ट है। फिर sec माइनस cos इज इक्वल टू y, उसको भी लिख लेते हैं, sec माइनस cos, तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू y। फिर से एलसीएम लो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू y, तो cos थीटा को मैंने इधर ही भेज दिया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू y cos थीटा, सेकंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। फिर अब बात बचती है आपका थर्ड और फोर्थ में, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर पे फोकस करना है, ठीक है। तो x आपका 1 अपॉन साइन कॉस और y आपका cos अपॉन, नहीं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना था, एक बार एक्स स्क्वायर वाई और एक बार एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई अगर निकालोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू वाई, मतलब साइन स्क्वायर बाई कॉस, ये दोनों कट गए, क्या आ गया ये 1 अपॉन कॉस क्यूब, मतलब ये सेक क्यूब थीटा लिखा है, ठीक है। और एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर में क्या आएगा 1 अपॉन साइन कॉस, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन क्यूब ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस क्यूब, मतलब टैन क्यूब थीटा, है ना। तो ये दोनों टर्म्स लिखे हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है या फोर्थ, तो देख सकते हो, सेक क्यूब की पावर 2/3 करोगे तो सेक स्क्वायर, टैन क्यूब की पावर 2/3 करोगे टैन स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 1 है, मतलब ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कहा जा रहा है
कि एक लॉग है जो कि डिफाइंड है सबके लिए, log 9 माइनस ए बेस में है, और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए प्लस 5, ठीक है, ये आपका डिफाइंड है फॉर ऑल x कहा गया है ना, इज डिफाइंड फॉर ऑल x, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। तो a की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहली चीज इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा बेस को, तो इसका मतलब a आपका 0 से 9 के बीच कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के मतलब सॉरी 0 से 9 क्यों, a कैन बी एनीथिंग लेस देन 9, सही है, बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 8 बिकॉज 9 माइनस ए विल बी इक्वल टू 1 और बेस में 1 नहीं होना चाहिए। क्या कंडीशन है कि 9 माइनस ए आपका पॉजिटिव है बट 9 माइनस ए 1 नहीं है, दोनों रेस्ट्रिक्शंस आ गई। देन नेक्स्ट हमें क्या कहना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए प्लस 5 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो है और d उसका कैसा हो, नेगेटिव हो, तो d निकाल देते हैं। d कितना आएगा 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू ए प्लस 5 इज लेस देन 0, ठीक है, 1 माइनस 2a माइनस 5, ठीक है, तो यहां से आ गया आपका 9 माइनस 2a इज लेस देन 0, सो a विल बी ग्रेटर देन 9/2, तो 9/2 से a बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो a 9/2 से बड़ा, सॉरी a माइनस, ये कितना आ रहा है -9, अच्छा -9 माइनस 2a है, ठीक है, -9/2 से बड़ा और 9 से छोटा आएगा, लेकिन बीच में 8 अटेन नहीं कर सकता है, तो आंसर हो गया -9/2 से 9 एक्सेप्ट 8, ठीक है, ये वैल्यूज हैं जो कि ए अटेन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका 3x3 मैट्रिक्स है, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट पूछा है बस, तो बहुत आसान सा हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 7a बोला उसने, है ना, एडजॉइंट 7a, तो ऐसे तो ज़्यादा मेहनत की बात है नहीं, देख लेते हैं। देखो इसको मैंने b मान लिया है ना, पहले तो इसी को पूरे को b मान लो, एडजॉइंट ऑफ b, तो कितना होता है डिटर्मिनेंट b की पावर में n-1, इस पूरे को b अगर मैंने माना तो डिटर्मिनेंट b की पावर में n-1, डिटर्मिनेंट b का नाम क्या है एडजॉइंट ऑफ 7a की पावर में कितना n-1, n क्या था, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, थर्ड ऑर्डर की है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है, इतना ठीक। अब इसको भी मैंने b मान लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट b कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट b मतलब b की पावर में n-1, तो b की पावर में n-1 मतलब b क्या है आपका, चलिए b बाद में देखेंगे, b की भी लिख लिया वैसे 7a का स्क्वायर, यही है ना, b का मतलब 7a का स्क्वायर, n-1 जो है ये 2 के बराबर है और ऊपर में, तो ये 7a की पावर में 4 ये आ गया, ठीक है, कितना बनेगा 7 क्यूब डिटर्मिनेंट ओवर a, के a का डिटर्मिनेंट कितना होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a और रेज टू पावर 4 विच विल गिव 7 रेज टू पावर 12 a रेज टू पावर 4, ये तो 1 ही है, तो आंसर आपका 7 रेज टू पावर 12 हो गया। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है आपको कैसे कैसे b लेकर के ओपन करते हैं, तो इसको b लिया, b की पावर n-1, b की जगह एडजॉइंट ऑफ 7a रख दिया, b का नाम यही था एडजॉइंट ऑफ 7a, अब इसको नया b मान लिया, तो एडजॉइंट b की जगह अगर b से कंफ्यूजन है तो इसको c मान लो, ठीक है, ऐसा c को 7a लिख दिया, 7a का स्क्वायर, तो 7a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 7a का डिटर्मिनेंट होगा 7 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a के बराबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से अगेन, tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 8 कोसेक क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 8 क्यूब कोसेक का, ठीक है, हमें नंबर ऑफ थीटा निकालने हैं 0 to 2 पाई,
ठीक है, तो पहले तो अब इसी को देख लेते हैं। ये इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल क्यूब माइनस 3 tan थीटा कॉट थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 12 प्लस 8, इसको भी अपन साइन में बदल लेंगे, ठीक है, आगे जाकर के कोसेक क्यूब 2 थीटा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा 1 हो गया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा को मैंने लिख दिया साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन कॉस का होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन कॉस इज इक्वल टू 12 प्लस 8 अपॉन साइन क्यूब 2 थीटा, तो इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल क्यूब। अब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन क्यूब कॉस क्यूब माइनस 3 अपॉन साइन कॉस इज इक्वल टू 12 प्लस 8 और 8 कट जाएंगे, नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन क्यूब कॉस क्यूब, तो ये भी दोनों साफ हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, इसको मैं बोल सकता हूं माइनस 3/12 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस हाफ इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7π/6 या फिर 11π/6, ठीक है। 0 से 2π के बीच बात की जा रही है, तो ये जो थीटा आएंगे ये तो दोनों कैसे होंगे, अभी पाई से छोटे होंगे, फिर ऐसे ही आगे भी आएंगे, मतलब ये पाई प्लस π/6 था और ये 2π माइनस π/6, तो आगे फिर से रिपीट होगा ये, तो 2π प्लस π/6 मतलब 13π/6 पे भी आएगा, नहीं 13 नहीं 19π/6 पे, और ये भी 2π इसमें ऐड कर दो तो 25 कितना है यार, 2π ऐड करेंगे तो 23π/6 है ना, तो ये दोनों हो गए, या फिर 19π/12 हो जाएगा या फिर 23π/12, तो ये 4 सॉल्यूशंस आएंगे। ध्यान रहे 2 थीटा थोड़ी ना कहा है उसने 0 और 2π के बीच, उसने थीटा को बोला है, तो 2 थीटा 0 से 2π, सॉरी थीटा 0 से 2π है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक जाएगा 4π तक जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशंस लिखे हैं वो 4π तक के लिखे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास 4 एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन log x x क्यूब y स्क्वायर log y y क्यूब x स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम log x x क्यूब माइनस log x यहाँ पे y स्क्वायर प्लस log y y क्यूब माइनस log y x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 6 माइनस 2 log y बेस x और log x बेस y बाई 2, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। अब हमें और क्या दिया हुआ है कि x हमारा अच्छा ओके x आपका y से छोटा है, तो x अगर y से छोटा है, इसमें एक और चीज़ है यहाँ की, तुम देख सकते हो ये यहाँ पे, बाकी अभी तक तो आसान था क्वेश्चन, बट इसने एक जगह पे इसको ट्रिकी बना दिया। इसने कह दिया कि 1 जो है x और y के बीच में आता है, 1 x और y के बीच में आता है, मतलब कि ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई ना। ध्यान रहे क्या बोला था मैंने, जब लॉग पढ़ाया गया था तो आपको ये बोला गया था कि अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 से बड़े हैं तो लॉग का आउटकम पॉजिटिव होगा, दोनों 1 से छोटे हैं तो भी आउटकम पॉजिटिव होगा, लेकिन आर्गुमेंट और बेस में कोई एक 1 से बड़ा और कोई एक 1 से छोटा हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, तो तुम्हारे पास क्वांटिटी निगेटिव आएगी। तो अब ये ऐसी चीज लिखी हुई है 6 - 2 t + 1/t/2, लेकिन अब ध्यान रहे कि t + 1/t में t जो है तुम्हारा कैसा है, निगेटिव है, और अगर याद हो तो ये बताया था मैंने कि अगर निगेटिव है तो t + 1/t <- 2 होता है, बताया था। अगर ये पॉजिटिव था तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2,
और अगर t निगेटिव है तो t प्लस 1/t लेस देन और इक्वल टू -2, ये बताया गया था। तो वही चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना है कि मिनिमम वैल्यू इसकी तब आएगी जब t प्लस 1/t तुम्हारा -2 के बराबर हो जाए। तो दिस विल क्रिएट 6 प्लस 4/2 मतलब 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे log 3a और log 3b सॉरी log ab इज इक्वल टू, इधर है आपके पास log b बेस 9 और log a बेस b। तो दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो ये क्या लिखा है, log a बाई log 3 है इंटू log b बाई log a, यही है ना बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी। तो ये दोनों साफ इज इक्वल टू यहाँ पे log b बाई log 9 है log a बाई log b, तो ये भी दोनों साफ। तो log b बाई log 3 इज इक्वल टू log a बेस 9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 स्क्वायर अगर है तो ये फर्दर क्या लिखा जा सकता है, हाफ log 3a। इस हाफ को मैं चाहूँ तो यहाँ पावर में भी भेज सकता हूँ, तो log 3b इज इक्वल टू इतना आ गया, दैट मीन्स b इज इक्वल टू a रेज टू पावर हाफ। ये आपका एक एक्सप्रेशन बना, b इज इक्वल टू a की पावर हाफ, या फिर कह लो आप a को b स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है कि log, यहाँ पे a की जगह पे b स्क्वायर p माइनस b माइनस 5 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p माइनस b माइनस 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर की पावर हाफ, यही आ जाएगा ना, b स्क्वायर की पावर हाफ। तो p माइनस b माइनस 5 इज इक्वल टू b, तो 2b इज इक्वल टू p माइनस 5। b के बारे में पता चल गया कि ये p माइनस 5/2 होगा। अब क्या दे रखा है कि प्राइम नंबर है कुछ, है ना, p के बारे में, b इज प्राइम नंबर, b इज प्राइम नंबर देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p। तो खैर ठीक है, तो p को सीधा ही रख देते हैं, p इज इक्वल टू 2b प्लस 5। तो मिनिमम पॉसिबल प्राइम नंबर कौन सा होगा, b 2 होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 ही है ना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। तो p की वैल्यू 9 के बराबर होगी मिनिमम। ठीक, तो यहाँ पे आपका डिस्कशन एंड हुआ इस पेपर का। ओवरऑल क्वेश्चंस देखा जाए तो अच्छे लेवल का था, मॉडरेट टू टफ में इसको अपन इंक्लूड करेंगे। मैट्राइसिस के क्वेश्चन स्पेसिफिकली अगर देखे जाए जो इक्वेशन वाले थे, जैसे a इनवर्स b स्क्वायर प्लस कुछ दिया हुआ था, या फिर वो जो आपका b स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a इज इक्वल टू i प्लस बी इंटू आई माइनस बी का इनवर्स, ये सब क्वेश्चंस दिए हुए थे, ये आपके अच्छे थे क्वेश्चंस। बाकी लॉग वगैरह से कहें तो थोड़े से टफ दिए गए हैं क्वेश्चंस। ऑब्वियसली 11th का कंटेंट है, 12th में रिपीट हो रहा है, तो इनसे जो सवाल होंगे वो थोड़े से आपको अच्छे लेवल के ही मिलेंगे इन पेपर्स के अंदर। तो यहाँ पे अपन ये डिस्कशन एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।